हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। बेंगलुरु में टीम इंडिया को मात खानी पड़ी और रोहित शर्मा के नाम जो है एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। कौन सा वो रिकॉर्ड है उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, चर्चा करेंगे। मगर टीम इंडिया को जो मात मिली है उसके 5 बड़े कारण कौन कौन से हैं उन पर धीरे धीरे आ जाते हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे। मगर सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि किस तरीके से बेंगलुरु का टेस्ट मैच जो है वो पैन आउट हुआ और टीम इंडिया को जो है एक हार देखनी पड़ी सीरीज के पहले ही मुकाबले में। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया को मिली मात। 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु टेस्ट मैच जीत लिया। 107 रन का लक्ष्य था जो न्यूजीलैंड को दिया गया था, न्यूजीलैंड ने उसको 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत में कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही, वो भी तब जब वो श्रीलंका में हार के आए थे, वो भी तब जब उनके पास एक नया कप्तान था। दे वर नॉट श्योर कि वो यहां पर क्या कर पाएंगे, उनको एक्सपीरियंस लेना था। मगर जो एक्सपीरियंस उन्होंने टीम इंडिया को दिया वो टीम इंडिया को जरूर याद रह जाएगा। 3 मैच की सीरीज है और 0-1 से टीम इंडिया अब इसमें पीछे हो गई है, यानी कि बाकी 2 मैच जीतने पड़ेंगे अगर आपको सीरीज अपने नाम यहां पर करनी है तो। इस तरीके से जो है पूरा मुकाबला टर्न आउट हुआ। कुछ खट्टी मीठी यादें जो है ना वो टीम इंडिया को दे गया, कुछ लेसन्स जो है वो टीम इंडिया को यहां पर जरूर जो है वो दे गया ये टेस्ट मैच, और उसको ग्रैब करना बहुत जरूरी है। गलतियां कहां पर हुई उस पर भी चर्चा करेंगे, एक एक करके उन सब गलतियों पर बातचीत करेंगे। मगर उससे पहले बहुत जरूरी है एक चीज, रोहित शर्मा का बयान दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने टेस्ट मैच हारने के बाद दिया। एक तरीके से खिलाड़ियों को जो है ना चेतावनी दे दी, बिना कुछ बोले, बिना किसी का नाम लिए। मैं वो शख्स नहीं हूं जो मैच के बाद ज्यादा बात करता हूं। इन खिलाड़ियों को पता है कि ये कहां खड़े हैं, हर किसी को टीम के बारे में पता है। मैं किसी को लेकर भी कुछ अलग बात नहीं करूंगा। जिसे भी टीम के अंदर मौका मिलेगा उसे खुद को साबित करना होगा। ये काफी अच्छा है कि कई खिलाड़ी अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये दुख की बात थी कि गिल इस मैच में नहीं थे। ऐसे में सरफराज को मौका मिला और उन्होंने कमाल दिखा दिया। तो उन्होंने भाई सीधी सीधी सी बात जो है आयुष बोल दी कि भाई मैं किसी खिलाड़ी के बारे में जो है अलग से बात नहीं करूंगा। मतलब जो भी बात है सब खिलाड़ियों को पता है कि वो कहां खड़े हैं, हमसे गलतियां कहां हुई हैं, कहां पर किन खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी नहीं ली। और ये भी बोल दिया उन्होंने बातों बातों में कि ये अच्छी बात है कि कुछ खिलाड़ी जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो खिलाड़ी अंदर है वो ये ना समझे कि उनकी प्लेस जो है टेकन फॉर ग्रांटेड है। मतलब दबी जुबान में, बस दबी जुबान में ही सही उन्होंने बोल दिया कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको ग्रैब करना चाहिए। कई अपॉर्चुनिटीज थी इस टेस्ट मैच में, अगर वो ग्रैब की जाती तो 46 पर ऑल आउट होने के बाद भी टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकती थी। तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया मगर चेतावनी दे दी लगभग। हाँ बिल्कुल, और यही कप्तान का काम भी है, पब्लिकली पॉइंट आउट करना बिल्कुल गलत होगा। खिलाड़ी पे गलत इंपैक्ट पड़ता है, अलग तरीके से उसका वैल्यू पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बात सीधे तौर पे इनडायरेक्ट वे में खिलाड़ियों तक पहुंचा दी कि भाई कोई अपनी जगह को लेकर सिक्योर तो फील बिल्कुल भी ना करे। सबको पता है उसका क्या काम है, सबको अपना अपना एक डेफिनेट रोल दिया गया है। अगर आप वो काम कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो फिर तलवार आप पे लटक सकती है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ गर्म करते हुए बहुत कमाल के टैलेंट है जो ऑलरेडी वहां पे वेट कर रहे हैं। देखिए शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को, जैसे बल्लेबाज को आपको बैठाना पड़ा और चोट के चलते ही सही, लेकिन वो बैठे तो सरफराज आए और सरफराज ने 150 रन बना दिया आपके लिए। टेस्ट मैच जहां आप शायद दूसरे या तीसरे दिन पे ही हार सकते थे, तीसरे दिन पे प्रॉब्ली, वहां से टेस्ट मैच किसी तरीके से चौथे पांचवें दिन तक ले जाके खींचा है। आप एक टाइम पे तो आप इतना भी हो गया कि आप मुकाबले को जीत भी सकते थे अगर कुछ लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों का योगदान मिल जाता। तो अगेन उनको पता है कि केएल राहुल का नंबर 5 पे क्या काम था, रविंद्र जडेजा का नंबर 6-7 पे क्या काम था, अश्विन का लोअर ऑर्डर में क्या काम था। उनके हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने नहीं दिया वहां पे दिक्कत हुई है। और उनका नाम तो इनडायरेक्ट वे में नहीं लिया डायरेक्टली रोहित शर्मा ने, लेकिन फिर भी क्लियर कट कह दिया है कि जिसने अपना रोल नहीं निभाया है भैया वो अपने बारे में सोचे, क्योंकि अगले मैच में शुभमन गिल की भी वापसी होगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई इस बल्लेबाजी लाइनअप में से जो लंबी चौड़ी है इसमें से किसको बाहर किया जाता है, क्योंकि गिल की वापसी तो तय है। गिल की वापसी अब सरफराज की जगह पे तो नहीं होगी। सरफराज ने 150 रन मारे हैं और उनकी जगह बिल्कुल बनती है। क्या वाकई में एक टेस्ट मैच के बाद केएल राहुल ड्रॉप हो जाएंगे? लेकिन अगेन आपकी बात वही है कि जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं उस पोजीशन पे आपके पास कोई और बल्लेबाज है नहीं। तो बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स हैं अगले मैच से पहले टीम इंडिया के लिए। इस टेस्ट मैच में हार के कई बड़े कारण है, उसके बारे में सोचना होगा और इसके बाद देखना होगा कि अगले मैच में क्या चेंजेस के साथ भारतीय टीम उतरती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला 2 मुकाबला भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल जी, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा भाई। अगर आपको यहां से वापसी का, जब आप डाउन एंड आउट हो जाते हो एक टेस्ट मैच में, टैक्टिकली
आप जो है ना हार जाते हो। ये नहीं कि भाई खिलाड़ियों की फॉर्म हाँ, खराब थी, कोई चोटिल हो गया, आप ये टैक्टिकली हारे हो। कप्तान खुद इसमें दोषी है, ठीक है, और कप्तान ने वो बात मानी भी। अभी तो खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया, अपने बारे में जब इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बोल दिया था कि भाई मेरे से गलती होगी, पिच रीड नहीं कर पाए हम, ठीक है, ठीक है, और चलाओ तलवार, ठीक है। उन्होंने बात बोल दी, सीधी सीधी सी जो बात थी वो उन्होंने बोल दी। जब खुद की गलती थी तो वो भी मान ली, वो हिम्मत उन्होंने रखी। मगर एक बयान उन्होंने और दिया, उन्होंने बोला कि भाई अब हार के बाद ना जीत का रास्ता तलाशना होगा। जब भी आप पहला टेस्ट मैच खेलते हैं तो आप हारना नहीं चाहते हो, आप कैजुअल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो। हम इंग्लैंड के खिलाफ काफी करीब थे, यहां भी हमने न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी। मैं इस टेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा क्योंकि पहले 3 घंटों से आप किसी टीम को नहीं पहचान सकते हो। हमें टेस्ट में वापसी करने का रास्ता निकालना होगा। मुझे हर किसी पर गर्व है। अब हमारी नजर पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच पर टिकी हुई है। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट इस बयान में भी कि पहले 3 घंटे से आप एक टीम को जज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये उन्होंने बोली, ये अपने बारे में ही बोली, अपनी टीम के बारे में ही बोली। और साथ में उन्होंने बोला कि भाई आप कैजुअल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपने कैजुअल क्रिकेट खेली है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। बिल्कुल पूरी तरीके से कैजुअल क्रिकेट खेली है और शायद वो कॉशियसनेस पहली पारी में ही आनी चाहिए थी। सीरीज का पहला टॉस पर ही आनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, वो टॉस पर ही आनी चाहिए थी। वो सीरियसनेस शायद आपने मिस कर दी। आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपको लगा कि भाई होम सीरीज है, न्यूजीलैंड हार के आ रही है, आपने उनको बांग्लादेश समझ के हल्के में ले लिया। लेकिन यहां पे आपकी हो गई गलती। बेहतर रीड किया न्यूजीलैंड की टीम ने। आप कहेंगे कि शायद मुकाबले में कई जगह ऐसा लगा कि वो एक स्पिनर शॉट थे, शायद इसीलिए रचिन रविंद्र से गेंदबाजी भी करानी पड़ी, जो अमूमन इतनी गेंदबाजी नहीं करते हैं। बट अगेन उनको जितने तेज गेंदबाज खिलाने थे वहां पे वो पूरे एक्यूरेट थे। क्योंकि देखिए तीनों गेंदबाजों ने कितना कमाल का काम किया, चाहे आप टिम साउदी की बात करें, चाहे और उर्के की बात करें, या फिर जिस तरीके से मैट हेनरी ने मुकाबले में प्रभाव डाला है। पहली पारी में 5 विकेट लिए, उन्होंने कंडीशन को बेहतर समझा, बेसिक्स को अपने बेहतर रखा। न्यूजीलैंड ने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली, यहां पे भारतीय बल्लेबाजों ने ज्यादा गलती की रादर देन न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, और इसी वजह से आप ये मुकाबला हार गए हैं। पहले 1 घंटे में जिस तरीके से आपने टॉस पे सीरियसनेस नहीं दिखाई, प्लेइंग 11 में सीरियसनेस नहीं दिखाई, उसके बाद पहली पारी में जब आप देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 विकेटें गिर जाती हैं, कोई तो ऐसे खिलाड़ी होते जो जिम्मेदारी लेते कि नहीं यहां से भले रन ना बने, कम से कम 5, 7, 10 ओवर में समय निकालता हूं, वक्त गुजारता हूं, धीरे धीरे जब दोबारा धूप खिलेगी, ओवरकास्ट कंडीशन हटेंगी तो रन बनाने का मौका मिलेगा। टेस्ट क्रिकेट यही है, टेस्ट क्रिकेट आपको टेस्ट करती है, रियल टेस्ट इसीलिए बोला जाता है इसको। और जैसे ही आपकी ऐसे ओवरकास्ट कंडीशंस में आपके बल्लेबाजों का टेस्ट हुआ, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। और पहली पारी में 46 रन पे ऑल आउट होने के बाद नो टीम डिजर्व्स टू विन अ टेस्ट मैच। आपके पास फिर भी एक मौका था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक गेम दिखा दिया एक खिलाड़ी ने, सरफराज खान ने, ऋषभ पंत ने, और उसकी वजह से आप गेम में फिर भी वापस आए। लेकिन वहां से भी आपने फिर ट्रिक को मिस कर दिया। ना केएल राहुल जिम्मेदारी उठाते हैं, ना रविंद्र जडेजा उठाते हैं, ना रविचंद्रन अश्विन उठाते हैं, कुलदीप सिराज भी अपना विकेट ऐसे खो जाते हैं। आखिरी के 5 विकेटों में अगर शायद आप 70 रन भी 80 रन भी जोड़ पाते शायद, तो भारत के लिए मोर देन इनफ होता, लेकिन उतना भी आप लोअर ऑर्डर से हो नहीं पाया। आखिरी 54 रन जो है, मतलब आखिरी 7 विकेट जो है वो 54 रन के अंदर गिर गए। ठीक है, पहली पारी में 46 पे ऑल आउट, और दूसरी पारी में जब नई गेंद के करीब आप पहुंचती है विरोधी टीम, तो आप 54 रनों के अंदर 7 विकेट गवा देते हो। नई गेंद लेते ही पता नहीं क्या हो जाता है, आपको नई गेंद खेलनी नहीं आती है। जबकि केएल राहुल ने तो कितनी सारी ओपनिंग किया है, कितना टेस्ट क्रिकेट में ओपन किया है, लाल गेंद से खेली है, होम ग्राउंड पे आप खेल रहे हो, बिल्कुल टीम फंसी हुई है आपकी, बिल्कुल उस समय 50 रन चाहिए उनको, अगर वो 50 रन बना देते कोई सवाल उठा सकता था? कोई नहीं उठाता, बिल्कुल। नो डाउट एवरीवन इज कंसीडरिंग द फैक्ट कि भाई नई गेंद आती है तो टफ हो जाता है, गेंद अचानक से रिवर्स करेगी, नई बॉल आई है, स्विंग करेगी, सीम करेगी, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। लेकिन इसके लिए आपने प्रैक्टिस किया, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, और इस तरीके की बहानेबाजी या इस तरीके का कि एक ऑकवर्ड बॉल आई और आपका विकेट लेके चली गई, ये सारी चीजें क्रिकेट में एक्सक्यूज के तौर पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। और यहां पे भारतीय टीम से बहुत बड़ी गलती हुई है। इट हैज बीन अ टैक्टिकल मिस्टेक। बिल्कुल जी, टैक्टिकल मिस्टेक हुई है। अनचाहा रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा के नाम एज ए कैप्टन जुड़ गया। क्या वो रिकॉर्ड है, पहले आपके स्क्रीन पर वो दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत जल्दी हुआ ये काम रोहित शर्मा के साथ। घर पर सबसे ज्यादा टेस्ट हारने वाले कैप्टन्स, भारतीय कप्तानों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। MS पटौदी साहब थे, 9 टेस्ट मैच वो हारे थे। अजरुद्दीन 4, कपिल देव 4, धोनी 3, रोहित शर्मा 3, सचिन तेंदुलकर भी घर पर 3 टेस्ट मैच हारे थे, गांगुली भी 3 टेस्ट मैच हारे थे। मगर हैरानी की बात आयुष इसमें यह है कि धोनी ने, गांगुली ने, इन्होंने लंबे टाइम तक कप्तानी की, तब घर पर 3 टेस्ट मैच हारे थे। रोहित शर्मा के नाम जो है ये ख्याति बहुत जल्दी जुड़ गई, बिल्कुल, ठीक है। और इन 3 टेस्ट मैचों में मैं नजर डाल रहा था, इन 3 में से 2 में तो वो टॉस जीते हैं,
विराट कोहली कभी टॉस जीतकर घर पे टेस्ट मैच नहीं हारे। विराट कोहली का ऑरा अलग था। देखिए उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने नेक्स्ट लेवल प्रदर्शन किया है, आप इस बात को मानिए। रोहित की कप्तानी में टीम बहुत अच्छा कर रही है, हम अच्छा आगे भी करेंगे, उनके पास एक बेहतर मैनेजमेंट है, हर चीज है। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके के इंस्टिंक्ट के साथ कप्तानी की, मतलब किला जो बनाने का एक दौर शुरू हुआ कि भारत को किला बनाना है, वो किला कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ही बनाया था। 2012 के बाद से जब से कप्तानी आई, आप देखिए पूरी तरीके से डोमिनेंस था, शायद इसलिए हम नंबर 1 टेस्ट टीम भी थे। और मुझे लगता है कि अगर उस समय WTC की साइकिल होती तो शायद एक आध खिताब जरूर भारत के नाम आया भी होता, क्योंकि उस तरीके की क्रिकेट भारत खेल रहा था। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि भाई रोहित शर्मा अपने इंस्टिंक्ट को बैक करते हैं, बेहतर कप्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कई बार आपका जो इंस्टिंक्ट है उसको ना देख के आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि ये विकेट पे ही आप 5 दिन खेलने वाले हैं। ये एक दिन का ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है कि एक दिन अचानक से आपने कुछ और सोचा, कंडीशन कुछ और थी और अचानक से कंडीशन बदल गई और 50 ओवर का एक मैच निकल गया। ऐसा नहीं होने वाला है। 5 दिन लगातार आपको इसी मैदान पे खेलना है। अगले 5 दिन किस तरीके से विकेट खेलेगी, इस मुकाबले में इस ग्राउंड का इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए थी। और देखिए ये मतलब बिल्कुल जो ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पे है, पटौदी साहब 9, अजरुद्दीन 4, कपिल देव 4, धोनी 4, रोहित 3, मतलब 3 टेस्ट मैच आप इतनी जल्दी भारत में हार गए। 3 हार से मतलब नहीं है, लेकिन आपके टेस्ट करियर में आपकी कप्तानी को बहुत साल नहीं हो गए, आप अभी नए नए कप्तान ही बने और उसके बाद इस तरीके की चीजें होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को अपने इंस्टिंक्ट से ज्यादा थोड़ा सा और खुल के और मतलब और दिमाग खोल के कप्तानी करनी पड़ेगी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप जो करते हैं वो नो डाउट बेहतर है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में आपको बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है, सोचना बाकी है। कप्तानी में आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। और एक प्रेशर और है, पता है, मैं वही चेक कर रहा था। वो प्रेशर ये है कि भाई लास्ट सीरीज जो हम हारे थे वो 2012 में इंग्लैंड से हारे थे। उसके बाद हमने घर पर कोई सीरीज ड्रॉ भी नहीं खेली, जीते एग्जैक्टली, ड्रॉ भी नहीं खेली है। अब यहां पर तो नौबत ये आ गई है कि अगर आपने 2 टेस्ट मैच अगले नहीं जीते तो फिर या तो आप ड्रॉ खेलोगे या फिर आप हार जाओगे। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रेशर जो है वो भी एज ए कैप्टन जो है रोहित शर्मा पर आ गया कि 2012 से जो नहीं हुआ वो हो सकता है, वो भी न्यूजीलैंड की टीम के सामने। खैर वो आसान नहीं रहेगा, लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक एवरी डे, ठीक है, तो वो हर बार नहीं होता है और वो इस बार भी होना इतना आसान नहीं रहेगा। चलिए जी, रोहित शर्मा के नाम ये अनचाहा रिकॉर्ड कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कोई नहीं चाहता है कैप्टन की इतनी जल्दी वो अब घर पर 3 टेस्ट मैच हार जाए, मगर रोहित शर्मा के नाम ये हो चुका है। चलिए अब हार के ना 5 कारण एक बार आपको रिवाइज कर देते, पूरा समअप कर देते क्या रहे एक एक करके। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना जो है वो टीम इंडिया को भारी पड़ गया। हर कोई जानता है 46 पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, तो पहली पारी में जो है बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, 46 पर ऑल आउट हो गई। ये दूसरा कारण हो गया जी। प्लेइंग 11 में एक तेज गेंदबाज की कमी जो है ना वो टीम इंडिया को खली है, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से आप देखो तो 3 तेज गेंदबाजों ने नई गेंद का या पुरानी गेंद का बेहतर इस्तेमाल किया, दबाव बनाने में वो कामयाब रहे, स्पिनर्स के लिए ट्रैक नहीं था। दूसरी पारी में आप जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई तो 54 रनों के अंदर उसके आखिरी के 7 विकेट गिरे, ये चौथा कारण रहा। और केएल राहुल और जडेजा ने अपना विकेट जो फेंका है वो 5वां कारण रहा। अब इस 5वें कारण में ना, वैसे तो 5 कारण है, एक छोटा कारण और मैं जोड़ देता हूं, वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का अगर आप टेस्ट देख ले उठा के, मैं देख रहा था पिछली 14 टेस्ट पारियों में 12 विकेट हैं। टेस्ट गेंदबाज ऐसे आप कहां चैंपियन बनने मतलब वाले हैं? कहां, मतलब टेस्ट गेंदबाज आप हो, आप मतलब 2 आप पेसर खिलाते हो, आप एक टेस्ट बॉलर हो और आप पिछली 14 पारियों में 12 विकेट लेके बैठे। मुझे लगता है आकाशदीप ज्यादा डिजर्व करते थे। आप भी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में इंडियन कंडीशंस में, जबकि इंडियन कंडीशन उतनी सूटेड नहीं होती है तेज गेंदबाजी के लिए, फिर भी जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है, जैसी कंसिस्टेंसी दिखाई है, जिस लाइन एंड लेंथ पे कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे गेंदबाजी की है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, चाहे इंग्लैंड सीरीज की बात हो, बांग्लादेश की बात हो या फिर यहां न्यूजीलैंड की बात हो, ज्यादा परेशान उन्होंने गेंदबाजों बल्लेबाजों को किया है आकाशदीप ने। सिराज थोड़े से कम लीथल हो गए हैं। आप विदेशी कंडीशंस में जाएंगे, सिराज नो डाउट बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इट्स हाई टाइम, अगर केवल बल्लेबाजों की पोजीशन के लिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं या बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लगातार वेट करें बेंच स्ट्रेंथ में, तो मुझे लगता है गेंदबाजी में भी आपको अब सोचना पड़ेगा कि अगर कोई खिलाड़ी है जो विकेटें नहीं ले पा रहा है, पिछले कुछ दिनों से इफेक्टिव नहीं नजर आ रहा है, तो आप उसको एक आधा मैच का
रेस्ट दे के आप रोटेट करते रहिए। मुझे लगता है कि अगले मैच में शायद हमें एक बार फिर से अगर बस 2 तेज गेंदबाज खेलने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और पुणे की जिस तरीके की विकेट है, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आकाशदीप की वापसी होती नजर आ रही है। क्योंकि अकेले बुमराह कब तक संभालेंगे, कितना संभाल लेंगे? उन्होंने आज भी शानदार 7-8 ओवर निकाल लिए, लेकिन सामने वाले एंड से कोई समर्थन नहीं मिल पाया, कोई उस तरीके की पार्टनरशिप गेंदबाजी में नहीं हुई। मोहम्मद सिराज से जो उम्मीद थी, शायद अगर 2 विकेट के साथ 1 विकेट भी सिराज लेते तो एक एटलीस्ट डोर ओपन होता जहां से भारतीय टीम जा सकती थी जीतने के लिए। क्योंकि रिकॉर्ड तो यह भी कहता है कि साल 2000 के बाद से 100 से ऊपर, मतलब 100 के ऊपर टारगेट आज तक 4th इनिंग में किसी भी विदेशी टीम ने चेज नहीं किया है भारत के अलावा। तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 107 रन ठीक है, 100 से 7 ही रन ज्यादा थे, लेकिन 100 से ज्यादा कभी किसी ने चेज नहीं किया 2000 के बाद। और ये पहली बार हो रहा है जब न्यूजीलैंड करके चली गई, आपने वो फाइट भी नहीं दी, 8 विकेट से जीत के चली जाती है, और चौथी पारी में कोई टीम, ये शर्मनाक है। मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि चलिए 107 रन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैंने सोचा था कम से कम 4 विकेटें 5 विकेटें गिरेंगी और तब न्यूजीलैंड की टीम में मुकाबला जीत पाएगी। लेकिन बुमराह अकेले क्या करे? 8 ओवर का स्पेल, एक फास्ट बॉलर लगातार एक पेस पे डालता है, 8 ओवर लीथल रहता है, लेकिन जब सामने से कोई सपोर्ट नहीं आएगा, जब तक जडेजा नहीं आए कोई सपोर्ट उनको मिल नहीं पाया, और जब तक जडेजा आए तब तक थोड़ी देरी हो भी चुकी थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिराज से आगे देखने का एक समय भी आ चुका है। सिराज को एक आधा मैच में रेस्ट दीजिए और उसके बाद उनको स्मार्टली इस्तेमाल करिए। अगर आपको पता है कि वो इंडियन कंडीशन में इस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं जहां पे वो परेशान करेंगे विदेशी बल्लेबाजों को, तो फिर उनको उस तरीके से इस्तेमाल मत करिए। और आकाशदीप के पास जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, जिस तरीके की गेंदबाजी है उनकी, जिस तरीके का सीम पोजीशन है, हर चीज मुझे सिराज से बेहतर लगती है। जस्ट दैट उनको मौका नहीं मिला, मौका मिलता तो शायद भारत और बेहतर स्थिति में होता है इस टेस्ट मैच। बिल्कुल जी, और आपके सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खड़ी हुई है, आपको ये फाइन ट्यूनिंग्स जो है ना वो करनी पड़ेंगी। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज भाई, जहाँ पे जो जिस तरीके का चल सकता है, ये नहीं कि वो बड़ा नाम है या उसका ऑरा है या फिर उसके संबंध किस तरीके के, उन सब चीज़ों से हट के जो है ना वो ये सोचना पड़ेगा। चलिए जी, अब इस हार का इम्पैक्ट जो है ना वो WTC पर भी पड़ा। वहाँ पर क्या सिचुएशन हो गई आपको दिखाते हैं। टीम इंडिया की सिचुएशन WTC में कैसी इक्वेशन वहाँ बदली है। बेंगलुरु टेस्ट हारने से करीब 6% का नुकसान जो है ना वो इंडियन टीम को हुआ है। 74.24% था, वो 68.06% पे आ गया है। टीम इंडिया को अब बाकी जो इस साइकिल के अंदर उसके 7 टेस्ट मैच बचे हैं उसमें से 5 जीतने होंगे। अगर बिना अगर मगर इफ बट ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका किए बिना जो है WTC के फाइनल में जगह बनानी है तो बॉर्डर गावस्कर, सीधी सी बात इसका मतलब ये है कि भाई 2 टेस्ट मैच आपको अभी घरेलू जमीन पर जीतने हैं और फिर बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जो 5 होने हैं उसमें से 3 जीतने, मतलब आपको सीरीज जीतनी है। तो ये दबाव जो है अब वो टीम इंडिया पर आ गया है। मगर इसमें एक कंडीशन है कि अगर बाकी टीमों के नतीजे भारत के पक्ष में रहते हैं तो फिर 4 जीत से भी काम चल जाएगा। हो सकता है आपको BGT मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीतने हो, मगर एज ऑफ नाउ कोई भी अगर आपको इफ एंड बट के बिना जाना है तो आपको वो सीरीज जीतनी है, विच इज अ मैसिव ब्लो। ठीक है, मैसिव ब्लो जो इंडियन टीम को यहां पर मिला है। बिल्कुल। और देखिए मतलब WTC का फाइनल तो फिर भी दूर है, आपके दिमाग में, आपके बैक ऑफ द माइंड आपके ये होना चाहिए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फाइनल, अरे WTC का फाइनल आपने खेलना है, लेकिन आपके दिमाग में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अभी मैं कहूंगा बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो बचे हुए 2 टेस्ट मैच हैं, गलती हमसे क्या होती है, हम जब भी बात करते हैं हम तो ये सोच के बैठे हैं कि भाई कोई भी विदेशी टीम आएगी हम उसको पूरे टेस्ट मैचेस हरा देंगे। बांग्लादेश आए 2-0 पहले से हो रहा था, कानपुर में टेस्ट मैच में मामला फंसी गया था, ऑलमोस्ट बारिश ने आपका गेम बिगाड़ दिया। वो तो जिस तरीके से टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया, खेला, अब यहां पे न्यूजीलैंड ने एक बेहतर गेम दिखा दिया, 1 मैच आप हार चुके हैं और अब मुझे लगता है सबसे पहले आपको इन 2 सीरीज को जीतना होगा, इन 2 मैचों को जीतना होगा, इस सीरीज को जीतना होगा। उसके बाद जब आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे जाएंगे तब आपको ये सोचना होगा कि उस सीरीज में फिलहाल क्या करना है, टेकिंग 1 मैच एट अ टाइम। फिलहाल टीम इंडिया को मुझे लगता है पुणे टेस्ट मैच जीतने की जरूरत है। पुणे टेस्ट मैच जीतिए, कॉन्फिडेंस को दोबारा गेन करिए, वापस कर पाइए, 1-1 से सीरीज बराबर करिए, फिर फाइनल टेस्ट मैच में जाइए। आपके पास ज्यादा प्रेशर है इस समय न्यूजीलैंड से ज्यादा। न्यूजीलैंड अगर ये सीरीज हार भी जाती है तो उन्होंने अपना काम कर दिया, 1 टेस्ट मैच 3 में से जीत लिया। अब यहां से 2-1 से भी सीरीज हारते हैं तो एटलीस्ट दिस सीरीज विल गो डाउन इन द हिस्ट्री की एटलीस्ट सामने वाली जो टीम आई उसने फाइट दी, उसने लड़ा, उसने फाइट की इंडियन टीम के सामने उनके कंडीशंस में। तो कहीं ना कहीं
भारतीय टीम को बहुत आगे की नहीं सोचनी चाहिए, टेकिंग वन मैच एट ए टाइम। फिलहाल कोशिश ये करिए कि जो बचे हुए 2 मैच है उसको आप जीतिए, उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी बॉर्डर गावस्कर में हो सकता है तब तक बाकी टीमों का सिनेरियो भी बदल गया हो, कोई टीम हार जाए, कोई जीत जाए। बाकी टेस्ट मैचेस भी और देश दुनिया में लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब श्रीलंका ही की टीम है, श्रीलंका को साउथ अफ्रीका का बहुत टफ दौरा करना है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, जिस तरीके की वहां स्विंगिंग और सीमिंग कंडीशंस है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका इतना इजीली जाने नहीं देगी। तो ये सारी चीजें हैं जो देखने अभी बाकी है, हो सकता है तब तक कंडीशन बाकी टीमों की बदल जाए। फिलहाल आपको ये सीरीज जीतने पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल जी, एक बार ना WTC का पॉइंट टेबल दिखा देते हैं। बेसिकली रेस ना 3 टीमों के अंदर ही है, बाकी नाम तो आप जितने मर्जी लेते रहिए, कहानियां बनाते रहिए, मगर ये 3 टीमें ही हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला सबसे ज्यादा, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे ही सारी कहानी आके टिक जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। दोनों अगर आप देखें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने 12-12 टेस्ट मैच खेले, 8-8 जीते, मगर इंडिया का परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी खानी पड़ी थी। वो एशेज में एक मुकाबला था जिसके अंदर पेनल्टी जो है वो पड़ी थी इंग्लैंड को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी, जिसकी वजह से उनका परसेंटेज जो है ना वो कम है। श्रीलंका, जैसे अभी आपने समझा ही दिया, वो साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज हरा दे, वो ज्ञान ना, मतलब वो बड़ी दूर की कौड़ी है, ठीक है, वो इतना आसान काम नहीं है। मगर यही है, रियलिस्टिक मामला जो है वो यही नजर आ रहा है और इंडिया को इससे खुश नहीं होना चाहिए। अपने हिस्से का जो काम है ना वो करना चाहिए। श्रीलंका हारेगा, जीतेगा, नहीं करेगा, जो भी होगा वो श्रीलंका देखेगा। आप अपने हिस्से का काम करो, आप अपने ऊपर प्रेशर मत लो। अभी 2 टेस्ट मैच यहां पर जीतो और उसके बाद कोशिश यही करनी है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक अच्छा शो पेश बिल्कुल करें। बिल्कुल, ठीक है, जीते तो जीते, नहीं जीते तो भी शायद आप जो 2 कहानी वहीं आके फंसेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सारी की सारी WTC फाइनल की कहानी वहीं फंसेगी, बिल्कुल फंसने वाली है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल होना चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल, क्योंकि श्रीलंका एक मैच जीत सकती है साउथ अफ्रीका में जाके, पूरी सीरीज जीतना इट्स गोइंग टू बी टफ और श्रीलंका के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम को फिलहाल इस सीरीज को जीतने पे फोकस करना चाहिए। जीत जाते हैं तो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें और क्लियर होती जाएंगी, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा सेटबैक था और मुझे लगता है कि बड़े मैच से, बड़ी सीरीज से पहले ये एक सेटबैक जरूरी भी था कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए। जिस तरीके से भारतीय टीम ने पहला ही टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से गंवा दिया है, शायद एटलीस्ट अब खिलाड़ी जो है वो ऑन टोज आए और रेडी हों, अपनी तैयारियों को और पुख्ता करें, सो दैट इस 2 टेस्ट मैच के बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले फॉर्म में नजर आए। जो बेंच पे भी खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से रेडी रहें कि जैसे ही मौका मिलेगा वहां जाएंगे और प्रदर्शन करके आएंगे। तो ये सोच भारतीय टीम की होनी चाहिए। और कई बार कहते हैं कि एक हार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, शायद हम यही मानेंगे, उम्मीद ये करेंगे कि ये जो हार आई है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और ये हार से अब टीम इंडिया सबक लेके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा सबक जो कैप्टन रोहित शर्मा को खुद ही लेना पड़ेगा कि कभी भी जो है ना चांसेस मत लो, सिचुएशन को रिस्पेक्ट करो। कोई भी टीम बड़ी छोटी नहीं होती, वो अपने दिन पर जो है आपको फिर दिखा देती है कि वो क्या कर सकते हैं और वही न्यूजीलैंड ने करके दिखा दिया। नए कप्तान थे, एक हारी हुई टीम थी जो आई थी, उसने भी जो है आपको 5वें दिन जो है वो धूल चटा ही दी। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।